वेलकम स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ, मस्त एवं शानदार होंगे। साथ ही साथ अपनी तैयारी को मजबूत बना रहे होंगे। जैसा कि हमने क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट मतलब स्थिर वैद्युतिकी की जो इकाई है, इसका जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसका फर्स्ट लेक्चर यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है। अगर आप इसे नहीं देखे हैं तो कृपया उसे देख लीजिए ताकि आप इस चैप्टर को बेहतर समझ पाएँ। तो आज हम देखेंगे उसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा एटम होता है वो न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब वो वैद्युत उदासीन होता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि उसमें समान मात्रा में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। मतलब समान संख्या में जितना कोई एटम हो ना, फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं सोडियम, ठीक है ना, अगर सोडियम का प्रतीक आप जानते हैं कि Na होता है, ठीक है ना, इसका एटॉमिक नंबर आपका 11 होता है, परमाणु क्रमांक 11 होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, आप परमाणु मॉडल में पढ़े होंगे क्लास 11th में कि इसमें समान संख्या में प्रोटॉन और समान संख्या में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का एक चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन का जो आपका चार्ज होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, बेसिकली इसको आवेश बोलते हैं हम हिंदी में। एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो माइनस का ई होता है, और एक प्रोटॉन का जो आवेश होता है ना, एक प्रोटॉन का जो आवेश होता है ये होता है प्लस का ई। ये चीज़ क्या होता है, प्लस का ई, ठीक है। मैं आशा करता हूँ बात जान रहे होंगे आप। तो इसमें समान संख्या में इलेक्ट्रॉन और समान संख्या में प्रोटॉन होते हैं कि जैसा कि आप इसमें थोड़ा जानते होंगे इसके परमाणु मॉडल में। तो इसमें क्या होता है, एक छोटा सा नाभिक होता है। परमाणु कैसा होता है, गोलाकार होता है, ठीक है। इसमें नाभिक होता है, इसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। इसके सारे बाहर ही बहुत सारी कक्षाएं संभव हैं, ऑर्बिट संभव है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इसे बोला जाता है फर्स्ट ऑर्बिट। इसके लिए n बराबर 1 होता है। इसी को यहाँ पर देख सकते हैं, इसके लिए n बराबर 1 होता है। यह पहली कक्षा है, पहला ऑर्बिट है। इसके लिए n बराबर 2 होता है, इसके लिए n बराबर 3 होता है। ऐसे बहुत सारी ऑर्बिट इसके अराउंड पॉसिबल हैं, ठीक है ना, बहुत सारे, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ज़रा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे हम सोडियम का। तो यहाँ पर कहने का मतलब इसमें 11 प्रोटॉन होंगे और 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कहने का मतलब 11 प्रोटॉनों का चार्ज क्या होगा, प्लस का 11 इलेक्ट्रॉनों का चार्ज होगा 11 इंटू माइनस का ई। तो कहने का मतलब 11 माइनस 11 जिस इक्वल टू 0। तो इसमें कोई चार्ज ही नहीं होगा, इसीलिए क्या कहा जाता है, कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब वो वैद्युत उदासीन होता है, ठीक है। अभी से आज हम देखेंगे किसी भी एटम को या किसी भी वस्तु को कैसे हम चार्ज करेंगे, इसी पे हमारा लेक्चर बेस्ड होगा। तो आइए देखने का प्रयास करते हैं। इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी जानते होंगे अच्छे से, ठीक है। थोड़ा आइए उसी को देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, सबसेल में, मतलब सबसेल का मतलब कहते हैं हिंदी में इसको कहते हैं उपकोष, ठीक है। तो आइए इसी को समझने का हम थोड़ा प्रयास करते हैं। तो हमारे पास जो है सोडियम ना, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, ठीक है ना। हम इसको Na लिखते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। ये चीज़ आप जान रहे होंगे, क्लास 11th की चीज़ है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम इसके सेल के अकॉर्डिंग, कोष के अकॉर्डिंग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे यहाँ से, तो इसको हम लिखेंगे फर्स्ट सेल में आपका देखिए यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, दो। दूसरे सेल में कितने आ रहे हैं, दूसरे कोष में ये 2 बता रहा है, ये दूसरे कोष में है, दूसरे सेल में है, ठीक है। तो ये क्या है, 2 और 6 कितने हैं, 8 हैं, और यहाँ पर 3 में कितने, 1 है। तो 2 8 1 हो जाएगा आपका इस सेल में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सेल का कहने का मतलब उपकोष के अनुसार, कोष के अनुसार इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1। इसका कहने का मतलब इसके पहले ऑर्बिट, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसको हम ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है ना। इसकी तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना। इस चीज़ आज जान रहे होंगे, बेसिकली क्लास 11th से है। और आप जानते होंगे किसी भी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो 2n² के बराबर होती है। यानी क्या है, आपका सेल का नंबर है आपका, मतलब पहला सेल, मतलब पहला मतलब ऑर्बिट है कि दूसरा ऑर्बिट है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, 2n² होंगे किसी भी सेल में,
ठीक है ना। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होगी, इससे कम चल सकता है लेकिन इससे अधिक नहीं होगा। तो पहले सेल में आपका अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, दूसरे सेल में 2 पुट करेंगे तो 8 हो जाएगा, तीसरे सेल में 3 पुट करेंगे यहाँ पर तो क्या 3 का 9 दूनी 18 हो जाएगा। ऐसे सारे सेल में आप इलेक्ट्रॉन की गणना कर सकते हैं, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की। ठीक है, ये बेसिकली ये चीज़ बेसिक चीज़ है। लेकिन हमें जानना क्या है, हमें यहाँ पर जानना है ना कि जो आपका किसी भी न्यूट्रल चीज़ को कैसे चार्ज करेंगे हम, ठीक है ना, कितने प्रकार से हम चार्ज कर सकते हैं। मतलब कोई भी एटम या वस्तु हो, मतलब वो न्यूट्रल हो, उदासीन हो, मतलब उसका आवेश 0 हो, तो उसे हम चार्ज कितने प्रकार से करेंगे, यही चीज़ जानेंगे। इसके 3 तरीके हैं, इसी पे हमारा लेक्चर बेस्ड है। तो आइए देखते हैं, तब तक के लिए इस चीज़ को हम इरेज करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो क्या है, किसी भी उदासीन चीज़ को हम कैसे चार्ज करेंगे। तो पहला हम करते हैं, पहला तो यहाँ पर एक हेडिंग बनाएंगे हम, उसको क्या कहेंगे, आवेशित करने के तरीके, वेज ऑफ चार्जिंग। ठीक है, किसी भी मतलब किसी बॉडी को आवेशित कैसे करें, इसके कैसे कितने तरीके हैं, उसी को आज हम देखेंगे। कहने का मतलब कोई एटम हो ना, अगर हमें आवेशित करना है ना तो कोई चार्ज पार्टिकल लेना पड़ेगा ना, मतलब कि कोई आवेशित वस्तु जिसमें आवेश हो उसको तो लेना पड़ेगा ना। तो इसके हम 3 प्रकार से करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्या है। पहला आपका जो होगा चालन द्वारा, कंडक्शन बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, आवेशन द्वारा, इसके द्वारा कंडक्शन द्वारा, चालन द्वारा। ठीक है ना, आवेशित करने की जो क्रिया होगी उसकी पहला क्या है, चालन द्वारा, कंडक्शन बाय, चार्जिंग बाय कंडक्शन, इसके द्वारा चालन द्वारा, चालन द्वारा बाय कंडक्शन, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन करने का मतलब कोई एटम क्या होता है, इनिशियली वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है, मतलब वैद्युत उदासीन होता है, क्योंकि उसमें समान संख्या में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे हम करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इस केस में हम क्या करेंगे, चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या हम करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, कोई चार्ज पार्टिकल लेंगे। ठीक है ना, जैसे कि हमने एक ले लिया, ये चार्ज पार्टिकल है। ठीक है ना, ये क्या है, चार्ज पार्टिकल है, इसमें प्लस प्लस है। ठीक है ना, एक हमने ले लिया अनचार्ज, मतलब कि जो चार्ज ना हो, कोई एटम हो जो अनचार्ज हो, मतलब ये आवेशित वस्तु हो, कोई आवेशित वस्तु हो। ठीक है, समझ रहे हैं आप, मतलब इसे क्या लिख सकते हैं, चार्ज्ड बॉडी। ठीक है ना, अब हम किसको चार्ज करना चाहते हैं, को जो चीज़ न्यूट्रल हो उसी को चार्ज करना है ना हमें। तो हम क्या करेंगे, इसके कांटेक्ट में रख देंगे, इसके संपर्क में रख देंगे। ठीक है, तो संपर्क में रखेंगे तो क्या होगा, इसी के संपर्क में हम बना लेते हैं एक कोई एटम हो। ठीक है ना, ये क्या हो, उदासीन हो, ये क्या है, उदासीन है, न्यूट्रल है, ये कोई एटम है बेसिकली। ठीक है ना, ये क्या है, न्यूट्रल है, ये क्या है, न्यूट्रल है, मतलब एक कोई एक कौन सा चीज़ है, उदासीन परमाणु लिख सकते हैं इसको, उदासीन परमाणु या वस्तु लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो इसी को चार्ज करना है। जब इसके संपर्क में रखेंगे ना, कुछ समय के पश्चात देखेंगे कुछ चार्ज इस पे से चल करके इस पे आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे, क्योंकि इस पे पॉजिटिव की अधिकता है ना, तो इस पे एक कोई न्यूट्रल चीज़ है, इस पे कुछ चार्ज इस पे चले आएंगे। ठीक है ना, तो इसी चीज़ को जब हम सेपरेट करेंगे ना कुछ समय के बाद,
तो कुछ समय के बाद जब सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, कुछ समय के बाद अलग करेंगे इस चीज़ को, तो ए वाला चार्ज इसको थोड़ा सेपरेट कर देंगे कुछ समय के पश्चात, तो क्या होगा, तो ए वाला खुद पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इसमें कुछ चार्ज रहेंगे और कुछ चार्ज इस बॉडी इस चीज़ में आ जाएंगे, ठीक है ना, कुछ चार्ज इसमें आ जाएंगे। अगर इस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन है, तो इस पर कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो देख ही सकते हैं यहाँ पर पहले क्या था, ये चीज़ पहले था न्यूट्रल, अब क्या हो गया, अब चार्ज हो गया ना ये भी। अब इस जो चार्ज होगा इस पर अगर इलेक्ट्रॉन हो ना, मतलब निगेटिव चार्ज है, तो इस पर भी निगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं। इसको थोड़ा यहाँ बनाते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इस चीज़ को बनाएं, अगर छोटे छोटे लेते हैं बेसिकली, ए निगेटिव चार्ज है ना, ए निगेटिव चार्ज हो इसमें, जैसे कि आवेशित वस्तु है ना, निगेटिव भी हो सकता है, ए निगेटिव हो, ठीक है ना। ए क्या हो, ए न्यूट्रल हो, आपका न्यूट्रल एटम हो, ये कोई न्यूट्रल एटम हो, ठीक है ना, कोई न्यूट्रल एटम हो। तो बाद में इसको हम सेपरेट करेंगे ना, तो ये चीज़ कुछ ऐसा हो जाएगा, सेपरेट करने के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। इस पर भी कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे चार्ज, ठीक है ना, तो इस पर भी कुछ चार्ज आ जाएंगे आपके, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये भी क्या हो गया, पहले न्यूट्रल था, अब ये भी चार्ज हो गया, मतलब आवेश हो गया, आवेश आ गया ना इस पर, ये भी आवेशित हो गया, आवेशित हो गया ना, आवेशित एटम बन गया। क्लियर। यहाँ से भी देख सकते हैं आवेशित एटम बन गया। मैं आशा करता हूँ बात समझ गए होंगे आप। तो इसी चीज़ को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, इस फिगर को, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करके इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं तो कैसे होगा, कैसे इस पर चार्ज पार्टिकल जा रहे हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब इस पर देखिए, इस पर हम एक चीज़ बताते हैं अभी आपको, तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ देखिए आप, अगर कोई स्फीयर हो, ठीक है, इस पे प्लस क्यू का आवेश हो, प्लस Q1 का आवेश हो, ठीक है ना, प्लस क्यू ही मानो, कोई भी आवेश हो सकता है, प्लस क्यू यानी क्यू मान लीजिए आप, इससे अच्छा हम इसे क्यू मान लेते हैं, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव या निगेटिव, ठीक है ना। तो इस पे क्यू आवेश है, ठीक है, और एक दूसरा अनावेशित गोला है, मतलब इसे हमें चार्ज करना है, इसके संपर्क में रख देंगे, ठीक है ना। देखिए साइज सेम है और मटेरियल भी सेम होना चाहिए, मतलब जिस पदार्थ का ये बना हुआ है उस पदार्थ का ये भी बना होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कहेंगे हम, अगर इस पर क्यू का चार्ज है, ठीक है ना, क्यू का चार्ज है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट है, और ये क्या है, ये आपका है अनावेशित परमाणु, मतलब क्या, न्यूट्रल एटम, ये क्या हो, न्यूट्रल हो, ठीक है। तो इसके कांटेक्ट में रखेंगे ना, अगर इसकी त्रिज्या क्या हो, मानते हैं इसकी त्रिज्या आपका है R1 और इसकी त्रिज्या क्या हो, R2। तो जैसे आप इसको सेपरेट करेंगे ना, अलग करेंगे कुछ समय के बाद, तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा, इसका चार्ज जो आपका होगा, मान लेते हैं इसका चार्ज, अगर ध्यान दीजिएगा इस पे साइज मतलब कि शेप जो है इसका सेम होना चाहिए, आकृति सेम होना चाहिए, और इसका जो मटेरियल बना है वो भी सेम होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसी को आइए देखते हैं, मटेरियल मतलब जिस पदार्थ का है इस पदार्थ का वो भी हो, और इसका जो आपका जो साइज हो वो अलग अलग हो, ये चलेगा, ठीक है। तो इसका चार्ज अगर मान लेते हैं, इस पे चार्ज क्या आ जाता है, Q1, इस पे चार्ज आता है Q2, ठीक है ना। इसकी भी त्रिज्या सेम ही रहेगी, वही R1 है, और इसकी त्रिज्या क्या है, R2। तो इसका जो चार्ज हो जाएगा ना, इसका जो चार्ज हो जाएगा Q1 इज इक्वल टू क्या होगा, Q1 इक्वल टू हो जाएगा आपका Q इंटू R1/R1 प्लस R2, ठीक है ना। और इसका चार्ज क्या होगा, इसका चार्ज तुम्हारा Q2 हो जाएगा, ये कुछ और नहीं होगा, QR2/R1 प्लस R2, ठीक है। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, अभी इसी पे एक हम सवाल बताएंगे, आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ बात समझ गए होंगे आप। तो आइए देखते हैं इसी से रिलेटेड एक सवाल, एक न्यूमेरिकल देखते हैं। अगर यहाँ पर R1 R2 की वैल्यू समान कर दी जाए ना, तो कहने का मतलब, अगर यहाँ पर एक स्टार बना के लिखिएगा, अगर इसका दोनों का साइज सेम हो, ठीक है ना,
अगर दोनों का साइज सेम हो तो R1 बराबर R2 बराबर R हो। क्लियर? तो आपका ये Q1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे ना, जब दोनों सेम हो ना तो इस पे आधा आधा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब दोनों पे आधा आधा समान चार्ज वितरित हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे। तो Q1 है ही है ना, ये Q1 हो जा रहा है इसके बाद। तो Q1 क्या होगा आपका, तो Q1 आपका कुछ और नहीं होगा, Q इंटू आर। यहाँ पर देख सकते हैं R1 की वैल्यू बराबर है R के, ए बी आर के। तो यहाँ से क्या होगा, Q R बाई 2R। तो R से R कैंसिल हो जाएगा, तो एक Q बाई 2 बचेगा। ठीक है ना। तो Q2 को भी ऐसे निकालेंगे हम। तो Q2 को निकालेंगे Q इंटू R2 की भी वैल्यू क्या है R, ए भी है R प्लस R, ए भी हो जाएगा Q इंटू R बाई 2R। तो ए भी R से R कैंसिल, तो Q बाई 2। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर इसका साइज सेम है ना तो ये चीज़ जो चार्ज है, आवेश है, ये पहले क्या था, ये चार्ज था, इसी को हमें चार्ज करना था, यही अनचार्ज था ना, हमारा न्यूट्रल था। तो यहाँ पे क्या हुआ, Q1 Q2 में आ गया था इस केस में। तो हमने क्या किया, अगर दोनों साइज सेम ले लिया तो मतलब इसकी त्रिज्या सेम ले लिया, त्रिज्या सेम ले लिया तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए हम। तो इस पे Q बाई 2 चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इस पर भी Q बाई 2 चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, इसका स्पेशल केस है। समझ में आया? मैं आशा करता हूँ बात समझ गए होंगे। इसी पे एक देखते हैं न्यूमेरिकल थोड़ा, तो और दूसरा तरीका देखते हैं। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। इस चीज़ को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये चीज़। ठीक है, तो आइए देखते हैं कुछ आगे की बातें। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ना, अगर इसी चीज़ की अगर हम Q की वैल्यू आपका दे दें यहाँ पर, है ना, तो Q की अगर हम वैल्यू यहाँ पर आपको दे दें, Q की वैल्यू हम दे देते हैं 5 कूलम। ठीक है ना, 5 नहीं 15 कूलम ले लेते हैं। ठीक है ना, Q की वैल्यू 15 कूलम ले लेते हैं। और यहाँ R1 की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, R1 की वैल्यू ले लेते हैं 3 मीटर। ठीक है, 3 मीटर ना लेते हैं, 5 मीटर ले लेते हैं, इसको हम 5 मीटर ले लेते हैं। R2 की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 10 मीटर। ठीक है ना। तो हमें Q1 निकालना है, इस पे मान लीजिए Q1 चार्ज हो गया, इस पे Q2 चार्ज हो गया। तो मान लीजिए Q1 की वैल्यू क्या होगी, तो वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ से हम। तो यहाँ से देखिए Q1 की वैल्यू क्या है, Q R1 बाई R1 प्लस R2। तो Q1 की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं हम। Q की वैल्यू यहाँ से क्या है, 15 कूलम। जैसा कि हमने बताया हुआ है कि आप अगर पिछले लेक्चर नहीं देखे तो इसको देख लीजिएगा अच्छे से। हमने वहाँ पर चार्ज को अच्छे से समझाया हुआ है, मतलब आवेश क्या होता है, इसको किस में मेजर करते हैं, एक किसी बॉडी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, आंतरिक गुण होता है। ठीक है ना। तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा आप, ताकि इस चैप्टर को आप बेहतर से समझ पाएँ। ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, Q1 की वैल्यू क्या, अगर मान लीजिए इस पर Q1 चार्ज होता है तो Q1 क्या होगा, Q इंटू R1 बाई R1 प्लस R2। तो वैल्यू पुट कीजिए, Q की वैल्यू है 15, R1 की वैल्यू क्या है 5 बटे क्या R1 प्लस R2, 5 प्लस 10, है ना। तो कहने का मतलब 15 के बटे 15 गुणे 5। तो 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगा आपका 5 कूलम। Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 कूलम हो जाएगी। और Q2 की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए Q2 की वैल्यू क्या करेंगे, इसी फार्मूले पे पुट करेंगे। फार्मूला क्या है आपका, Q की वैल्यू क्या है 15, R2 की वैल्यू क्या है, R2 की वैल्यू है 10। ठीक है, R1 प्लस R2, R1 की वैल्यू क्या है 5 प्लस 10। यहाँ से देख सकते हैं 15 15 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपका बचेगा 10 कूलम। ठीक है ना। आप यहाँ आवेश संरक्षण का सिद्धांत भी लगा के देख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ भी Q1 प्लस Q2 करेंगे तो 15 कूलम होता, और पहले भी क्या था 15 कूलम था। मतलब कहने का मतलब ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत को भी बता रहा है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं पहले आवेश हमारा क्या था 15 कूलम, ये तो न्यूट्रल था, लेकिन अब क्या हो गया, चार्ज हो गया, चीज़ आवेशित हो गया ना। समझ में आया? अब मैं आशा करता हूँ ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो इस चीज़ को वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप वीडियो को पॉज करके इस चीज़ को नोट कर लिए होंगे। तो आइए देखते हैं इसका जो सेकेंड टाइप से है उसे कैसे हम चार्ज करेंगे। अभी हम कांटेक्ट करवा के इसको चार्ज करवा रहे थे ना, आवेशित करवा रहे थे। अब क्या करेंगे, हम इसको हम दूर रख के, थोड़ा सा दूरी पे रख के चार्ज करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस चीज़ को।
अब हम क्या करेंगे, अब हमारा है चार्जिंग बाय इंडक्शन, मतलब प्रेरण द्वारा आवेशन, मतलब चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसी चीज़ को आपको देखने का प्रयास कीजिएगा। अभी हमने पहले मेथड में क्या बताया है, हमने पहले मेथड में बताया है कोई अनचार्ज बॉडी हो, मतलब अनचार्ज आपका क्या हो, कोई एटम हो, ठीक है। तो अब क्या करते थे, उसके कांटेक्ट में रख देते थे उस चीज़ को, तो चार्ज हो जाता था। और कितना चार्ज होता था अमाउंट में, अभी बताएं एक सवाल, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, उसके क्लोज रखेंगे, ठीक है ना, उसके संपर्क में कांटेक्ट में नहीं रखेंगे। तो ऐसे कैसे चार्ज होगा, तो आइए दिखाते हैं इसी चीज़ को हम। तो आप जानते हैं कि पहली बात, जो न्यूट्रल होता है ना, मतलब कि एटम जो न्यूट्रली होता है ना, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है, मतलब वैद्युत उदासीन होता है। तो वैद्युत उदासीन का मतलब समान संख्या में इलेक्ट्रॉन होंगे, समान संख्या में प्रोटॉन होंगे। तो आइए इसी चीज़ को देखने का ही कॉन्सेप्ट हमारा कहता है। तो आइए देखते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, किसी बॉडी को न्यूट्रल चार्ज को हमें न्यूट्रल एटम को चार्ज करना है, ठीक है ना, मतलब उदासीन परमाणु को चार्ज करना है। तो सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, कोई चार्ज पार्टिकल या चार्ज बॉडी तो लेनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, कोई चार्ज बॉडी ले लेते हैं। तो हम क्या लेते हैं, कोई चार्ज बॉडी ले लेते हैं। इसमें मान लीजिए कि प्लस प्लस है ना, तो कोई चार्ज बॉडी लेंगे तो क्या होगा, ये चार्ज बॉडी है ना आपका, मतलब आवेशित, कोई आवेशित वस्तु है जो चार्ज है, मतलब चार्ज बॉडी है। इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, चार्ज बॉडी। ठीक है। तो हमें किसे चार्ज करना है, हमें किसी एटम मतलब किसी परमाणु को चार्ज करना है, ठीक है, या किसी वस्तु को चार्ज करना है। तो अगर वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब वैद्युत उदासीन है, तो समान संख्या में इलेक्ट्रॉन और समान संख्या में प्रोटॉन होंगे, ठीक है। तो इसी चीज़ को आप देखिएगा, एक क्या इसमें समान संख्या में इलेक्ट्रॉन और समान संख्या में प्रोटॉन होंगे ना। तो ये चीज़ क्या करेगा, ये चीज़ ही क्या करेगा, ये क्योंकि ये प्लस का है, आप अच्छे से जानते हैं कि जो धनावेश होता है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता है, मतलब निगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा। तो इसके कारण है ना, ये क्या करेगा, इस चीज़ को, इसके इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, क्योंकि इसमें समान संख्या में क्या है, समान संख्या में आपके जो हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों हैं, ठीक है ना। तभी ये उदासीन है, तभी ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है। तो ये चीज़ क्या करेगा, इसके पॉजिटिव होने के नाते इसके इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर लेगा। कहने का मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे ना, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे इस साइड में आ जाएंगे, इस यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि इसको आकर्षित कर रहा है ना ये चीज़। तो ये क्या होगा, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे आपके, ठीक है ना। अगर ये न्यूट्रल है तो इतनी समान संख्या में क्या होंगे, इसमें प्रोटॉन भी होंगे, तो इधर प्रोटॉन बचेंगे हमारा, ठीक है ना। तो एक बात ध्यान दीजिएगा आप, ये क्या चीज़ है, ये आवेशित वस्तु है, पहले क्या थी, न्यूट्रल थी, उदासीन थी। अभी क्या है, अभी क्या है, उदासीन है। ये अभी क्या है, उदासीन है। लेकिन आप देख रहे हैं ना, लेकिन आप ये चीज़ देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो गए हैं इधर से, प्रोटॉन इधर हो गए हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को कहते हैं साइंस की भाषा में पोलराइज, मतलब कि ये ध्रुवित हो गए हैं। इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, लेकिन फिर भी ये क्या है, न्यूट्रल में है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उसी एटम तो में भी तो एग्जिस्ट कर रहे हैं ना। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, पोलराइज्ड। इस चीज़ को आप अच्छे से आगे पढ़ेंगे, इस चीज़ को क्या बोला जाता है, पोलराइज्ड। एटम कैसा हो गया है, पोलराइज्ड हो गया है, मतलब ध्रुवित हो गया है। ये चीज ध्रुवित हो गया है ना, ये चीज ध्रुवित हो गया है। क्लियर, इसको क्या बोलेंगे, ये ध्रुवित हो गया है। कहने का मतलब इसके जो इलेक्ट्रॉन है ना कुछ सेपरेशन पे आ गए हैं, क्लियर है ना, लेकिन इसी बॉडी में है यहाँ पर, समझ में आया। तो इस चीज़ को बुलाता है ध्रुवित। तो अब हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक चीज़ और जोड़ देंगे इसमें, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए
इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, इसको क्या कहेंगे, पोलराइड, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे इस चीज़ में हमें एक ऑब्जेक्ट जोड़ देंगे जो न्यूट्रल हो, क्या हो, न्यूट्रल हो। तो यहाँ पर इसको हम इरेज करते हैं, आप अच्छे से यहाँ पर लिख लीजिएगा इसको। तो थोड़ा हम इसको इरेज करना पड़ रहा है हमको क्योंकि जगह नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक और न्यूट्रल एटम जोड़ देंगे, ठीक है ना। इसमें हम क्या करेंगे, कोई एक और न्यूट्रल एटम जोड़ लेते हैं। इसको अगर हम ए कहते हैं ना, इसको अगर हम बी कहते हैं, तो बाद में हम सेपरेट करेंगे ना इस चीज़ को। हमें इसमें अमाउंट नहीं देखना है, लेकिन हमें ये देखना है कि कौन सा चार्ज हो रहा है, ठीक है ना। तो अब हम इसको इसमें एक एटम जोड़ दिए, ये भी क्या होगा, ये भी न्यूट्रल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, न्यूट्रल, क्योंकि उदासीन भी होना चाहिए ना, समझ में आया। तो होगा क्या, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ इससे बंधा हुआ है, ठीक है ना, इस चीज़ से। यहाँ का ये फ्री है, क्लियर ना, ये चीज़ फ्री है, ये वाला प्लस प्लस चार्ज फ्री है। तो ए न्यूट्रल है, इस पर क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो जैसे इस चीज़ को हम सेपरेट करेंगे ना, इस चीज़ को जैसे हम सेपरेट करेंगे, मतलब अलग करेंगे, इस चीज़ को अलग करेंगे तो कैसा कंडीशन दिखेगा, अलग करेंगे हम इस चीज़ को, तो क्या होगा, ये चीज़ ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये चीज़ प्लस में ही रहेगा। और ए वाला क्या है, ये इससे बंधा हुआ है, ठीक है ना। तो ए वाला आपका जो एटम ए आपको दिख रहा है, ये निगेटिव हो जाएगा। ए वाला एटम ए क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और एटम बी क्या है, वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एटम बी आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब आप यहाँ से देख सकते हैं ये चीज़, क्लियर। तो हमने देखिए क्या किया, हमने पहले क्या, एक कोई चार्ज पार्टिकल लिया, चार्ज बॉडी लिया, ठीक है ना। उसके बाद क्या किया, न्यूट्रल लिया, ठीक है ना, जिसको हमें चार्ज करना है। तो क्या किया, इसके पास रख दिया। पॉजिटिव होने के नाते इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। अभी स्टार्टिंग में इस लेक्चर 1 में इस चीज़ को हम बताए हैं, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब जो आपके अपोजिट चार्ज होते हैं ना, विपरीत आवेश होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इस प्रॉपर्टी का इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। इसके जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो सेम ही होंगे क्योंकि वो न्यूट्रल है। तो ये चीज़ पोलराइज हो जाएगा, इसे साइंस की भाषा में कहते हैं पोलराइज, ठीक है। लेकिन फिर भी ये न्यूट्रल है। तब क्या करेंगे हम, इसके साथ हम एक अनदर एटम बी जोड़ देंगे, ठीक है ना, जो भी उदासीन होगा। समझ में आया। तो ये चीज़ इससे बंधा हुआ है और ये चीज़ इससे फ्री है, ठीक है ना। जैसे इसको सेपरेट करेंगे, ये उदासीन है तो ये पॉजिटिव वाला चार्ज इस पर चला जाएगा और निगेटिव वाला चार्ज इस पर बचा रहेगा। तो ए वाला आपका एटम निगेटिव हो जाएगा और ए वाला एटम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर हमें इसको पॉजिटिव बनाना है तो यहाँ पे हम निगेटिव चार्ज ले लेंगे, ठीक है। इस चीज़ को आप ऐसे करके देख सकते हैं, क्लियर। इसी चीज़ को हम एक तरीके से और भी कर सकते हैं, तो इसी चीज़ को हम बताते हैं। तो इससे से अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। मैं आशा करता हूँ आप इसे नोट कर लिए होंगे। तो आइए देखते हैं इसको और किस प्रकार से हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। यही चीज़ है, इसी चीज़ को हम ऐसे भी कर सकते हैं। क्या करेंगे हम, इस केस में यही आवेशित वस्तु रहेगा हमारा, ठीक है ना। इसी आवेशित वस्तु को लेते हैं हम। ये क्या है, कोई आवेशित वस्तु है, कहने का मतलब कोई चार्ज बॉडी है, ओके। दिस इज ए चार्ज बॉडी। अब क्या होगा, अब हमें किसे चार्ज करना है, किसी न्यूट्रल एटम को चार्ज करना है। तो क्या करेंगे हम, इसके पास में रख देंगे इसको। ध्यान दीजिएगा, कांटेक्ट में नहीं करेंगे, इसके संपर्क में नहीं रखेंगे क्योंकि अभी हम देख चुके हैं उसको। तो इसमें इसके पास में हम रख देते हैं। ये क्या है, न्यूट्रल है। ये क्या है, उदासीन है, विद्युत उदासीन है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है। इसमें समान संख्या में इलेक्ट्रॉन और समान संख्या में क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं। तो प्लस वाला क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। अभी बताएं इसी चीज़ को, ठीक है ना। प्लस वाला क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। इस चीज़ को क्या बताएं, अभी पोलराइज्ड बताएं, ध्रुवित हो जाएगा। ये चीज़ क्या हो जाएगा, ध्रुवित हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ क्या हो जाएगा, ध्रुवित हो जाएगा। समझ में आया।
ये चीज़ ध्रुवित हो जाएगा, इसे क्या बोलते हैं, ध्रुवित हो गया। लेकिन ये फिर भी अभी न्यूट्रल है ना, तो क्या करेंगे हम इसको हम अर्थ से कनेक्ट कर देंगे, क्या अर्थिंग कर देंगे इसका, यहाँ से क्या करेंगे हम अर्थिंग कर देंगे, ठीक है ना। ये हमारा अर्थ है, मतलब पृथ्वी। कि हम जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, मतलब इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को पास कर देगा, इलेक्ट्रॉन को पास कर देगा। कितने यहाँ पर 3 चार्ज है तो 3 इलेक्ट्रॉन को पास कर देगा ये चीज़, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका, जो फ्री है यहाँ का, ये तो बंधा हुआ है ना इससे, ठीक है ना, मतलब इससे जकड़ा हुआ है इस चीज़ को, ठीक है ना। यही चीज़ आपका फ्री है, तो यहाँ से अर्थ क्या करेगा, यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन पास कर देगा, क्योंकि यहाँ पर 3 है, ठीक है। मतलब जितने भी यहाँ पर हों आपके पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, इसी समान संख्या में इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। क्योंकि अर्थ क्या है, अर्थ को क्या कह सकते हैं, ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब है क्या है, इलेक्ट्रॉनों का सागर है, प्रोटॉनों का सागर है, ठीक है ना। अगर प्रोटॉनों की जरूरत होगी तो प्रोटॉन भेज देगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज देगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इस चीज़ का चार्ज 0 हो जाएगा। तो इसे हम ये वाला कहने का मतलब ये चार्ज निगेटिव हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे भी ये चीज़ आप देख सकते हैं ना। तो ये चीज़ क्या हो जाएगा आपका, ये चार्ज वही रहेगा और ये वाला चार्ज क्या बन जाएगा आपका, निगेटिव बन जाएगा। देख रहे हैं ना, ऐसे भी आप बना सकते हैं इस चीज़ को, ये निगेटिव बन जाएगा। तो अच्छे से आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा, ऐसे भी कर सकते हैं हम, क्लियर। तो इसको नोट कर लीजिएगा आप अच्छे से। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। तो आप तीसरा नंबर का केस है, तो तीसरे नंबर से किस प्रकार से चार्ज करेंगे, बेसिकली ये आपका कंडक्टर के लिए नहीं है, नॉन कंडक्टर इंसुलेटर के लिए है। इंसुलेटर आप जानते होंगे कि अचालक क्या होता है, ठीक है ना, आप जानते होंगे। अभी बताते हैं इसको। तीसरा नंबर केस क्या है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ओके। तो आइए देखते हैं। तो इसे हम इरेज करते हैं, ठीक है। आप इसे अच्छे से नोट कर लेंगे। इसमें बेसिकली हमें कुछ लिखना नहीं, इसी चीज़ को हमें समझना है, इसका समझना ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए इसको इरेज करते हैं हम। ये सभी जो दोनों बताए हैं ना, ये किसी कंडक्टर के लिए, किसी चालक के लिए लागू होता है, ठीक है ना, समझ में आया, किसी चालक के लिए लागू होता है, ठीक है। लेकिन अब जो बताने जा रहे हैं मतलब घर्षण द्वारा आवेशन, ठीक है ना। तीसरा नंबर क्या है, घर्षण द्वारा आवेशन। तीसरा नंबर का है आपका घर्षण द्वारा आवेशन, ठीक है। बेसिकली किसके लिए, अचालकों के लिए है, अचालकों के लिए। मतलब है क्या, चार्जिंग घर्षण द्वारा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, घर्षण द्वारा आवेशन, ठीक है ना, अचालकों के लिए, क्लियर। तो अचालक क्या होता है, इंसुलेटर। ये किसके लिए, फॉर इंसुलेटर के लिए है। आप लोग क्या करते होंगे, बचपन में कोई प्लास्टिक की चीज़ें होती थी ना, उसे बालों में रगड़कर छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को आप आकर्षित करवा रहे होंगे, ठीक है ना, उस चीज़ को आकर्षित कर ले रहा होता है, ठीक है ना। तो यही चीज़ है यहाँ पर के, मतलब कि कोई भी चार्ज हो ना, इसी अगर मार्कर दिख रहा है ना आपको, अगर हम ऐसे हाथों में रगड़ें ना और छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को क्या करें, सेपरेट कर दिया अगर उन चीज़ को, तो उसके पास लेकर जाएंगे ना, तो उस चीज़ को अट्रैक्ट करेगा वो चीज़, ठीक है ना। वही चीज़ है यहाँ पर, घर्षण के द्वारा आवेशन, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें आप देखिए क्या करेंगे हम, कोई दो क्या लेंगे, कोई दो अचालक लेंगे कुछ ऐसे, मतलब किसी भी मटेरियल का हो, ठीक है ना, और इसके साथ क्या करेंगे, आपस में इसको रब करेंगे, रगड़ेंगे, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, रगड़ने से क्या होगा, रगड़ने से टेम्परेचर आएगा, इसमें ताप बढ़ेगा ना इसका, तो टेम्परेचर आएगा, ठीक है। टेम्परेचर से क्या होगा, टेम्परेचर से कि आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वह 3/2 kT होती है, समझ में आया, 3/2 kT होती है। मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। तो इसकी काइनेटिक, इसके जो मॉलिक्यूल है ना यहाँ पर, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेंगे, समझ में आया।
जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा आपका, ठीक है ना, तो कुछ आवेश इस पे आ जाएगा, कुछ आवेश इस पे चला जाएगा, तो इसके कारण आपका जो कुछ समय के लिए होता है आपका ये चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो इसी के कारण आपका जो होता है कि आप वो कागज़ के टुकड़े देखते हैं, अगर हम किसी चीज़ को रब कर देना किसी चीज़ पर, ठीक है, तो इसी फ्रिक्शन के द्वारा कुछ चार्ज उस पर चला जाता है, इसी कारण वो क्या होता है, उसको आकर्षित करने लगता है। समझ में आया ये चीज़ बेसिकली इसे समझने के लिए था, ठीक है ना। ये 3 प्रकार के होते हैं, मतलब किसी चीज़ को आवेशित करने की क्रिया 3 प्रकार की होती है। पहला बाई कंडक्शन, चालन द्वारा, वो कंडक्टर के लिए लगेगा, ठीक है ना। बाई इंडक्शन मतलब प्रेरक द्वारा, क्लियर, मतलब प्रेरक का मतलब यही है जैसे कि आप उत्प्रेरक पढ़े होंगे, ठीक है ना, मतलब ऐसे चीज़ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बिना भाग लिए उसकी अभिक्रिया को दर या बढ़ा या घटा देते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा हो रहा था इंडक्शन में, ठीक है ना। कोई हम चार्ज पार्टिकल लाएँ, कोई चार्ज बॉडी लाएँ, मतलब कोई आवेशित वस्तु लाएँ, उसके हम क्या रख दिए, उसी के पास में हमने रख दिया किसी अनावेशित बॉडी को, तो क्या हुआ, अगर वो प्लस वाला है क्योंकि वो न्यूट्रल है तो उसके इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, और पॉजिटिव वाला है तो ध्रुवित हो जाएगा, और जब ध्रुवित हो जाएगा तो या हम उसको अर्थिंग कर सकते हैं या किसी अन्य अनावेशित बॉडी से जोड़ दें, तो उस पर वो चार्ज चला जाएगा जो मतलब फ्री हुआ है, और वाला चीज़ निगेटिव हो जाएगा, जैसा कि हमने बताया हुआ है अभी, ठीक है। तो यही चीज़ है, आपके ये 3 चीज़ें बेसिकली हो चुकी हैं, ठीक है ना। इसे भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, इसमें से समझना है आपको, ठीक है ना। तो इस पर कुछ, जब इसको हम सेपरेट करेंगे ना, तो इसको हम सेपरेट करेंगे तो इस पर भी कुछ चार्ज आ जाएगा, इस पर भी कुछ चार्ज है, इस पर हो सकता है पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी चार्ज आ जाए, ठीक है ना। इसको हम नहीं बता सकते क्या चार्ज आएगा, लेकिन कुछ चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है ये चीज़, समझ में आया। तो इस चीज़ को आप अच्छे से देखेंगे। तो आइए देखते हैं आगे कुछ टॉपिक। तो इस चीज़ को हम इरेज करते हैं। अब हम देखेंगे कूलम का नियम, ठीक है ना। क्या होगा कूलम का नियम, तो आइए इसी पे थोड़ा डिस्कशन करते हैं। कूलम का नियम, कूलम्स लॉ, ये क्या कहता है, आप अच्छे से पढ़े होंगे गुरुत्वाकर्षण नियम में, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम, ठीक है ना। न्यूटन का जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम था, ये क्या था, 2 द्रव्यमानों के बीच लग रहा था, ठीक है। इसमें क्या कहा जाता था, 2 द्रव्यमानों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता था। F is proportional to m1 m2 and F is inversely proportional to 1 by r स्क्वायर। तो फाइनली हम लिख देते थे F बराबर g m1 m2 by r स्क्वायर, जहाँ आपका g होता था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता था, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता था। कहने का मतलब है हर जगह ये सेम रहता था, चाहे अर्थ पर ले रहे हैं या किसी अन्य प्लेनेट में ले रहे हैं या एनी स्पेस में ले रहे हैं ना, मतलब कोई भी स्पेस या कहीं भी कोई 2 बॉडी हो, उनके द्रव्यमान m1 और m2 हो ना, तो कैपिटल G की वैल्यू हमेशा सेम रहने वाली थी। तो आप इसी चीज़ को लिखते हैं, थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं। तो ये चीज़ क्या होता था, F बराबर g m1 m2 बाई r स्क्वायर, मतलब कोई एक मास m हो, इसका मास m1 हो और इसका मास m2 हो, और इनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या हो, स्मॉल r हो। ध्यान दीजिएगा इनके केंद्रों के बीच की दूरी को लेते हैं हम, ठीक है ना। जैसा कि आप इस सेंटर मास ऑफ मास में पढ़े होंगे, द्रव्यमान केंद्र में इस चीज़ को अच्छे से पढ़े होंगे। तो ए क्या होगा, F बराबर g m1 m2 बाई r स्क्वायर, इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो, स्मॉल r हो, क्लियर। तो होगा क्या, तो ये हमेशा आकर्षण बल होगा। इसी पे आधारित कुछ ऐसे ही फैक्ट है, लेकिन यहाँ पर हम क्या लेंगे, 2 स्थिर बिंदु आवेश, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो कूलम का नियम क्या कहता है, यहाँ पर थोड़ा समझाने का हम प्रयास करेंगे। एक चार्ज Q1 लेते हैं, एक चार्ज Q2 लेते हैं, ठीक है। इनके बीच का जो केंद्रों के बीच की दूरी को स्मॉल r ले लेते हैं, समझ में आया। इनके बीच का कोई मीडियम है ना, ये कोई मीडियम है बेसिकली, ठीक है ना, जिस मीडियम में रखा है, माध्यम है कोई, ठीक है ना, या तो एयर हो सकता है या ग्लास हो सकता है या वाटर हो सकता है, एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है ना, ऑयल भी हो सकता है।
ठीक है, कोई माध्यम हम मान लेते हैं, किसी माध्यम को मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या कहता है कि इन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, ध्यान दीजिएगा, ये कोई दो बिंदु आवेश होंगे, कहने का मतलब बिंदु आवेश का मतलब बहुत छोटे आवेश होंगे, क्लियर ना। तो ये क्या होंगे, तो लिखते हैं इसी चीज को हम, कूलम के नियमानुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, ठीक है ना, किन्हीं स्थिर दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युतीय बल स्थिर न लिखिए, वैद्युतीय बल कोष्ठ में आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है ना, यहाँ पर आकर्षण या प्रतिकर्षण, ठीक है ना, उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यहाँ पर थोड़ा जगह कम है, थोड़ा और जगह लिखते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप अच्छे से नोट करेंगे, अभी इसी चीज़ को हम समझाएंगे, ठीक है ना। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है, मैं आशा करता हूँ पे आप सब आप नोट कर लिए होंगे, ठीक है ना। तो क्योंकि देखिए यहाँ पर कूलम का नियम की जो बल लगेगा ना, इनकी भी आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है, लेकिन जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो सदैव आकर्षण बल होता है। अभी इसके अंतर में हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो आप इसे अच्छे से नोट कर लेंगे, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। ये तो थ्योरी हमारी हो गई ना, तो पूरी की पूरी थ्योरी हो गई। अब हम इसे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। अगर इनके बीच जो बल लग रहा है ना, एफ हो, ठीक है, एफ हो, तो एफ पहला क्या कह रहा है, Q1 Q2 के प्रोपोर्शनल होगा, इनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। कहने का मतलब अगर छोटा आवेश लोगे तो इसके बीच का कम बल लगेगा, बड़ा आवेश लेंगे तो ज़्यादा बल लगेगा, क्लियर। और क्या, और कह रहा है इसके बीच की दूरी के वर्ग के, इनके केंद्रों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। कहने का मतलब अगर दो आवेश पास लेते हैं, ठीक है, तो इसमें कुछ अधिक बल लगेगा, ठीक है ना, और दूर दूर लेते हैं तो इनके बीच का आप देखेंगे तो बल बहुत कम होता जाएगा। इसे आप अच्छे से अनुभव भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से इन दोनों को मिला दें, अगर दोनों को मिला करके लिखें, डेट इज अर्थात एफ इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। अभी अभी हम जानते हैं, तो यही चीज़ आपके क्या कर देंगे, तो जानते हैं कि जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो कोई क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो यहाँ भी एक कांस्टेंट आएगा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। क्या आएगा, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर आएगा, क्लियर। के क्या है, इस माध्यम की प्रॉपर्टी को बताएगा, ठीक है ना। इसे ही हम लिखते हैं, जहाँ लिखेंगे जहाँ के बराबर होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं, इस चीज़ को बोलते हैं
एप्सिलॉन, ये क्या है, ये बेसिकली आपका ई ही है, इसे क्या बोलेंगे, एप्सिलॉन, ठीक है ना। तो अभी बताएंगे जब एयर होगा ना तो एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इस चीज़ को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। एप्सिलॉन क्या होगा आपका, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम मतलब माध्यम की वैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता। ओके, मैं आशा करता हूँ बात समझ गए होंगे आप। इस चीज़ को हम थोड़ा अलग से पढ़ेंगे, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे इस पे, ठीक है ना। इसको हम अलग से पढ़ेंगे इसको नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, जहाँ k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन है ना, और यहाँ एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, माध्यम की वैद्युतशीलता है। ओके, यही माध्यम है आपका, जो भी माध्यम हो, क्लियर ना। अगर एयर लेंगे तो एप्सिलॉन की जगह पर एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। अब उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, तो यहाँ पर आप देखिएगा, ठीक है ना। मैं आशा करता हूँ बात समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो आपका कूलम का नियम क्या कहता है, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आपका वैद्युतीय बल, मतलब या तो आकर्षण होगा या तो प्रतिकर्षण होगा। कहने का मतलब अगर समान चार्ज होंगे, सेम लाइक चार्जेज होंगे अगर आपके, तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। मतलब पॉजिटिव के बीच प्रतिकर्षण लगेगा और पॉजिटिव निगेटिव के बीच आकर्षण लगेगा, ठीक है। यही चीज़ कह रहा है चीज़। और उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं। और फाइनली ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पर जो के दिख रहा है ना, जो यहाँ पर जी आता था गुरुत्वाकर्षण नियम में, वो सबके लिए कांस्टेंट होता है, लेकिन ए मीडियम पे डिपेंड करेगा। फाइनली हम यहाँ से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। मैं आशा करता हूँ आप नोट कर लिए होंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो हम इरेज करते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं, हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है, ये तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। जो लगने वाला बल अगर एफ हो तो पहला क्या डिपेंड करता है, किस पे निर्भर करता है, आवेशों पर, आवेशों पर, ठीक है ना। मतलब जिन दोनों बिंदुओं के बीच का हमें बल निकालना है ना, उनके आवेश पर, मतलब आवेश पे निर्भर करता है, आवेश के मान पे। और दूसरा क्या, उनके केंद्रों के बीच की दूरी पर, उनके केंद्रों के बीच की दूरी पर, उनके बीच केंद्रों के बीच की दूरी पर आर पे, मतलब आवेशों Q1 व Q2 पर, ठीक है ना, उनके बीच की दूरी आर पर, ठीक है। और तीसरा भी क्या है, तीसरा चीज आपका क्या है, माध्यम पर, ठीक है ना, उनके माध्यम पर। ओके, तो इस चीज़ को भी आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इसको भी नोट कर लीजिएगा। मैं ऐसा करता हूँ आप नोट कर लिए होंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो हम अब देखेंगे कि अंतर क्या होता है वैद्युतीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल में, ठीक है। तो हम क्या डालेंगे, अंतर देखते हैं हम एफ ई व एफ जी में अंतर। एफ ई को क्या कहेंगे हम, वैद्युतीय बल, एफ जी को गुरुत्वाकर्षण बल, इनमें कुछ अंतर होगा। एफ ई क्या होगा आपका, वैद्युतीय बल एफ ई, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा आपका एफ जी। इसमें कुछ समानताएं हैं ना, इसमें समानताएं इतनी ही हैं। पहला समानता जो है, इनका जो आप देखते होंगे इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा।
कहने का मतलब एफ ही भी आपका 1/r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और ये भी क्या होगा, एफ जी भी r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके केंद्रों के बीच की दूरी पे, ठीक है ना। और दूसरा क्या है इसमें समानता, समानता यही है, एफ ही जो भी एक्ट करेगा, एफ ही जो कार्य करेगा इन दोनों को केंद्रों के मिलाने वाली रेखा के पर ही कार्य करेगा, ठीक है ना। जैसे कि देखो एक Q1 और एक Q2 हो, इनके बीच की दूरी क्या हो, r हो, तो ये बल भी लगेगा आकर्षण या प्रतिकर्षण इन्हीं पे लगेगा, ठीक है ना, इसी रेखा पे लगेगा, मतलब इसी रेखा के करस्पॉन्डिंग लगेगा, क्लियर। और जो आपका यहाँ पर हो M1 और M2 के बीच का, इसी रेखा दोनों केंद्रों के मिलाने वाली रेखा पर के बीच ही कार्य करेगा, क्लियर ना। तो यही चीज़ दोनों समानता है। और अंतर क्या है इसमें, अंतर देखिए, अंतर क्या होगा, वैद्युतीय बल आपका जो होगा ये क्या हो सकता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है। ये क्या हो सकता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों हो जाएगा, मतलब अट्रैक्शन या रिपल दोनों हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन ये क्या होगा आपका, पहला अंतर तो ये है, ये भी क्या होगा, ये हमेशा आपका आकर्षण होगा, ये हमेशा क्या होगा, हमेशा आकर्षण होगा, मतलब अट्रैक्शन आएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ये ऑलवेज कैसा होगा, अट्रैक्शन होगा, ऑलवेज अट्रैक्टिव होगा, क्लियर। ये ऑलवेज अट्रैक्टिव होगा, सॉरी ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, ठीक है ना। ये क्या होगा, हमेशा आपका ऑलवेज अट्रैक्टिव होगा, कले का मतलब हमेशा ही आकर्षण होगा। दूसरा क्या है, ये इनके बीच माध्यम पे भी डिपेंड करेगा, ये क्या करेगा, ये माध्यम पे नहीं डिपेंड करता है, ठीक है ना। ये क्या करेगा, किसी माध्यम पे निर्भर करता है, और ये क्या करेगा, किसी माध्यम पे निर्भर नहीं करता है, किसी माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना। बेसिकली दो ही अंतर है इनके बीच का, आपका जो विद्युतीय बल एफ ही होगा, ठीक है, ये आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव दोनों हो सकता है, लेकिन जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल एफ जी है ये हमेशा आकर्षण ही होगा, ठीक है ना। और ये क्या है, माध्यम पर निर्भर करेगा, अभी बताएं एप्सिलॉन जो आया था, है ना, परमिटिविटी या मीडियम, इस पर हम आगे कुछ सवाल देखें तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये क्या होगा, किसी माध्यम पर निर्भर नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि F बराबर G M1 M2/r², है ना। तो इसके केस में G क्या होता था, यूनिवर्सल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता था, उसकी वैल्यू क्या होती थी, G = 6.67 × 10⁻11, है ना। समझ में आया, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसका मात्रक क्या होता था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किग्रा स्क्वायर, ठीक है ना, इसका मात्रक ये होता था। ये चीज़ हमेशा किसी भी मीडियम में हमेशा के लिए कांस्टेंट होता था, ठीक है ना। तो या वाटर मिला कहीं भी ले लें हम इस चीज़ को, ठीक है, ये चीज़ कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पर क्या होता था, के जो आता था ये प्रत्येक मीडियम के लिए अलग अलग होगा, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड हम कुछ कॉन्सेप्ट आगे देखेंगे, तो इस चीज़ को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। मैं आशा करता हूँ आप ये चीज़ नोट कर लिए होंगे। तब हम अब आगे की चीज़ें को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जो आपका बेसिकली होगा लिमिटेशन ऑफ द कूलम्स लॉ, कूलम के नियम की सीमाएं क्या हैं, और आपका जो इससे रिलेटेड आपका बनता है टॉपिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या होगा, रिलेटिव परमिटिविटी मीडियम क्या होगा, कहने का मतलब माध्यम की वैद्युतशीलता, आपेक्षिक वैद्युतशीलता क्या होता है, माध्यम का परावैद्युतांक क्या होता है, और इस पर रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल होंगे, और हम बताएंगे उसमें कूलम का नियम इन वेक्टर फॉर्म, कूलम के नियम को हम सदिश में कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू, जय हिंद।